आज हम क्लास 9th की पॉलिटी का चैप्टर 3rd को रीड करेंगे जिसका नाम है चुनावी राजनीति। और आज हम इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि क्या चुनावी राजनीति होती है, कि विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। जैसे कि अभी कल विधानसभा के इलेक्शन है, उनका वोटिंग वोटिंग होगा ईवीएम के द्वारा। ठीक, तो आज हम इसको ही जानेंगे। पहले हम इसके परिचय या इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे अध्याय फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए न तो संभव है न ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। देखो, अब सोचो, अगर हम कह लें कि अगर हमको शासन चलाना है तो हमें इलेक्शन, हमें ये चुनाव कराने पड़ेंगे। अब सोचो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखो, अगर एक 1 करोड़ जनसंख्या है तो उसको हम सबको हम एक साथ कैसे लाएंगे और उनका मत विचार करेंगे। अब देखो, किसके पास टाइम होगा कि नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, हम 5 साल के बाद अपना ये चुनावी प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि देखो, कोई 50 ईयर का होगा तो वे 3 साल के बाद 18 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या फिर उसको भी वोट देने का राइट होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम एक सही समय पर, क्या एक निश्चित समय पर हम इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत में ये समझेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और क्यों उपयोगी है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। मतलब ये क्या है कि आपने देखा कि दोनों पार्टी होती है, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, कि वो उसको उसकी बुराई करेगा और फिर ये दूसरी पार्टी वो उसकी बुराई करेगा। ये क्या है, प्रतिद्वंद्विता कैसे होती है और फिर ये लोगों को कैसे लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन 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 चीज़ों के कारण चुनाव और लोकतंत्र होता है। इसी के सारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। ठीक, वो बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होंगे, जहाँ पर सभी को वोट देने का राइट हो। सोचो, अगर हम एक को ही हम वाले कि हमने कहा कि हमने एक को वोट देने, तो क्या होगा, वो फिर वहाँ लोकतांत्रिक शासन नहीं होगा, क्या लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होगा। जैसे देखा कि आपने चीन में देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वहाँ एक ही पार्टी खड़ी होती है, हम उसको ही अपने वोट करते हैं। वो स्वतंत्र चुनाव नहीं है। इस और अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन और करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक जानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा पर तक नजर डालेंगे। हम चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, मतलब कि डायरेक्ट चुनाव कैसे होते हैं। आखिर के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। हम देखते हैं किसी में कोई जब चुनाव हुए हैं कि उसमें कोई किस तरह का घोटाला तो नहीं हुआ है, वो सही तरीके से हुए हैं कि नहीं, यही हम देखेंगे। यहाँ हम निरपेक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग होता है उसकी क्या भूमिका रहती है और क्या उनके विचार होते हैं, हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आज इस अध्याय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो आप इसे थोड़ा सा अच्छे से देखें। ठीक है गाइस, तो हम चलो इसको देखते हैं यहाँ पे कि चुनाव क्यों, मतलब हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है। हम पहले यहाँ से देखते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव। हम देखेंगे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव कैसे होते हैं, इसमें कैसे यहाँ पर चीज़ चलती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ के को बार बार भरोसा दिला दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में खड़े रहते हैं। ठीक, और उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। देखो क्या होता है, जैसे कोई मीटिंग होती है नेताओं की, क्या किसी भी पार्टी की होती है, तो क्या होता है, वो पहले कहते हैं कि हम 3 बजे आएंगे। मतलब सपोज हमने मान लिया कि ये 3 बजे आएंगे, तो क्या होता है, वो 3 बजे के 4 बजे करीब आते हैं वहाँ पे। क्यों आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे, और ताकि जो भीड़ है ना, वहाँ पर वो जो जनता है वो एक तरह से वहाँ जमा हो जाए, ताकि वहाँ पे उन्हें लगे कि वहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल पार्टी की मीटिंग हो रही है। इसलिए कहते हैं वो लोग
थोड़ा लेट आते हैं और फिर जो उनकी जो जनता होती है वो देखते हैं कि हमारा ये जो नेता है वो आने वाला होगा, क्या आ गया है। जैसे कोई भी एक गाड़ी वहाँ से निकलती है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा जो नेता है वो आ चुका है। इसका मतलब ये है, ये नेता नेता है श्री देवीलाल भरयाना, संघर्ष समिति के प्रमुख, जो जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है और राजनीतिक सुबह सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग अब रिसेंटली देख रहे हो कि लोग जो प्रत्याशी है वो कैसे इनकी मतलब कि अपने लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं कि कैसे पोल लगाने और कैसे लोगों को एग्रेसिव करना अपने अपने लिए वोट देने के लिए, उनको कैसे समझाना है और कि जो हमने उनके जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए क्या होती है, यही एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग अब देख रहे होंगे। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे हरियाणा हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक एक खबर। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी से चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया गया। अब क्या हो, दोनों ने क्या उसे वो थोड़ा वो विपक्षी पार्टी का था तो क्या उसने एक अपना एक दल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया है दूसरी दूसरे लोगों को लेकर, जो नेता ही थे उनको आपस में शामिल कर कर एक क्या उसने एक गठबंधन कर लिया है। एक क्या उसने उससे एक अलग ग्रुप बनाया गया दूसरी पार्टी से, कौन जिनका नाम क्या है अपने या चौधरी देवीलाल हैं। ठीक। अब अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती तो वे किसानों और व्यापारियों की कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया है कि यही उनकी सरकार का पहला काम है। जैसे देखा कि जैसे आप लोग अब देख रहे होंगे, ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हम हमारी जो सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, इस बार हम जो सिलेंडर्स हैं उसको थोड़ा कम करा देंगे। जैसे हमारे कितना महंगा सिलेंडर हो रहा है उसको हम कम करा देंगे। जैसे तो बोल रहे हैं कि पेट्रोल ज़्यादा बहुत महंगा है, उसको भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। मतलब क्या हुई, अपनी ये जो स्कीम है वो निकाल रहे हैं ताकि लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो और लोग उनके साथ जुड़े। जैसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हम क्या कर देंगे, जो छोटे व्यापारी हैं उनका क्या क्या कर देंगे, उनका जो कर्ज माफ कर देंगे, जो उन्होंने वो कर्ज ले रखा है। यहाँ भी ऐसे है जैसे आप यहाँ फिलहाल देख पाए, बिल्कुल ये इसका सटीक एग्जाम्पल्स है। लोग तब भी लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। अब क्या हुआ, क्या वो जो पहले सरकार थी उससे क्या था, वो जो जनता थी वो नाखुश थे और फिर उनको देवीलाल ने जो वादे किए और उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और इसी को क्या हुआ, फिर लोग जब लोकदल हुआ तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सहयोगी बनकर क्या हुआ, इनके वोट दिए किसको, देवीलाल जी को। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीट मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। क्या हुआ, मतलब उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी, मतलब जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके हाथ कितने लगी, 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजे की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों, मतलब कि क्या जो नए निर्वाचित विधायक थे, ने देवीलाल को अपना नेता चुना। अब कौन जो विधायक होंगे वो कौन, उन्होंने देवीलाल जी को क्या कहा, अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने के लिए एक तरह से कमांड दी या नियंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के बाद वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्यों में 4 वर्षों तक शासन किया।
अब क्या मतलब जो उन्होंने वादे किए थे देवीलाल जी ने, किसान वो जो छोटे व्यापारी हो गए, किसान हो गए, उनका क्या कर्ज माफ़ कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया। और जिससे क्या जनता खुश हो गई, क्योंकि जनता को सिर्फ क्या चाहिए, उनका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उनकी वो दूर हो जाए। और यही वापस वो अपने वादे पर खड़े उतरे, कौन, देवलाल जी। और फिर क्या हुआ, फिर राज्यपाल ने उनको नया मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर क्या, इसी प्रकार से उन्होंने 4 साल तक अपने क्या क्या वहाँ पे शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए, इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। अब क्या हुआ से, फिर क्या उन्हें क्या उनका समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब क्या हुआ, मतलब अब फिर दोबारा से कौन आई, कांग्रेस पार्टी वापस आ गई है सत्ता में। फिर यहाँ देखते हैं, फिर इसमें यहाँ देखते हैं, जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से गलत है, या फिर इस कथन में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं नहीं हो सकता। चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। देखो सोचो, हम अपने अपने सोच का या अपने लिए जो हमारे हक के लिए काम करें, हम ऐसा तो नेता लेके आएंगे। वही क्या है कि जो चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। राज्यपाल ने देवीलाल के भाषण से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। अब क्या हुआ, जिससे राज्यपाल थे, जो हमारे हमारे स्टेट के जो राज्यपाल थे, उन्होंने उनके भाषण सुनकर देवीलाल को क्या हुआ, उन्हें नया मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो हमारे जो इस राज्य के किसान है या छोटा वर्ग है, उनको क्या क्या करें, उनके लिए हेल्प करेंगे, जो उनकी अच्छी अच्छी स्कीम ले जाएंगे, ताकि उनको कहीं ना कहीं सुविधा पहुँचाया जा सके। इसलिए क्या, इस वजह से क्या राज्यपाल ने देवीलाल जी को क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनाया था। लोग हर शासक दल से नाराज होते रहते हैं और हर अलग चुनाव में उसके खिलाफ वोट देते हैं। अब देखो, अगर अगर देखो तुम सोचो, अगर कोई हम किसको वोट दे रहे हैं, अगर वो हमारे हक की बात नहीं करेगा, हमारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा, जैसे गाँव के अंदर हैंडपंप नहीं लगाएगा, स्कूल नहीं खुलवाएगा, स्वास्थ्य का मेडिकल से अस्पताल नहीं खुलवाएगा, तो क्या हुआ, हमारे लिए तो फिर वो बेकार हुआ ना। क्या हम तो क्या उससे नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या, हम वो क्या वो नाखुश हो गए थे। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। अब क्या, जो कोई जो चुनाव जीता है तो क्या वो पार्टी बनाएगी। इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली। अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ से, फिर जरूरत नहीं थी। अब हम देखेंगे कि अब इसके अंदर देखेंगे कि चुनावों की जरूरत क्यों, मतलब कि ऐसे क्या वो आया हमारे पास कि हमको जरूरत है चुनावों की, ऐसे क्या नीड हुई। अब क्या हुआ, अब से हम देखते हैं कि कैसे चुनाव की हमें जरूरत पड़ी। किसी भी लोकतंत्र में नियमित नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं। वो क्या है कि एक निश्चित समय होता है जिसमें क्या होता है, फिर हमें हमें क्या चुनाव कराने पड़ते हैं। देखो अब क्या होता है, जिससे वही मैं आपको बता रहा एग्जाम्पल। अब कोई 15 वर्ष का कोई एक 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 क्या बोले, एक जनता को एक हिस्सा 15 साल का है। अब क्या हो, जब वो 3 साल के बाद देखेगा तो क्या उसके वो वोट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब फिर क्या, इसलिए 5 साल का क्या होता है, इसका एक निश्चित समय रखकर क्या होता है उसका वो क्या होता है चुनाव, क्योंकि ताकि जो 15 साल का था वो क्या 18 साल का हो चुका, अब क्या उसे भी वोट देने का अधिकार है। यही इसलिए क्या होता है, तभी हम क्या चुनाव की हमें जरूरत पड़ती है। और उसमें वोट अगर हम जानते हैं कि उनके ऐसे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है। अब क्या है कि हमें मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे, अब क्या कह रहे हैं, बोलो अब क्या, हम ऐसे कि वो करें जहाँ पर हमने क्या हुआ, हमने अब लोकतंत्र नहीं है, अब क्या हमने चुनाव नहीं लड़ा। अब देखते हैं कि कैसे होगा वहाँ पे चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करिए। अगर सारे लोग रोज साथ बैठकर और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। अगर अगर हम सभी लोगों को एक साथ बुलाएं, जैसे सोचो 1 करोड़ हमारे पास पॉपुलेशन हो जाए, अगर हम उन सभी को बुलाएं और उनके सवाल विमर्श करें और उनकी सलाह लें, तो फिर क्या होगा, ये क्या होता है, बस ये बिना चुनाव वाला दल हो जाएगा। क्या फिर अब भी क्या ऐसे हमने देखे कि अब कैसे विचार रखेंगे। अब देखो उसी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको समय नहीं है मीटिंग करने के लिए, उनको काम है अपना। अब भी देखते हैं, लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा है कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो।
इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। अब क्या हो, जैसे देखो उस बार टाइम नहीं है तो क्या वो अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया ताकि ये हमारे, अगर हमको कोई प्रॉब्लम आए तो क्या ये हमारी हेल्प करे। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर हो। किसे किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान या तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर ये मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो क्या कि अगर हम ये सारी बात आपस में मिलकर उसको एक तरह से बैलेंसिंग कर ले तो फिर क्या होगा, फिर हमें क्या है, एक तरह से इसकी हमें चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? और क्या है कि क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं है? मतलब हम क्या, ये भी एक सोचने वाला वो सवाल है कि हम कैसे पता करेंगे कि जो इनका प्रतिनिधित्व है वो उनकी पसंद का है कि नहीं है? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहे? वो क्या है कि अगर देखो, अगर कोई भी सरकार या कोई भी एक प्रतिनिधि ऐसा है जो अगर सरकार के से अगर जनता के हित में काम कर रहा है तो वो अच्छा है। अगर वो प्रतिनिधि जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो क्या वो जो प्रतिनिधि है वो अच्छा नहीं है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुने सके, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल सके। तभी क्या होता है, तभी तो क्या हुआ, इसके 3 साल के लिए इसको रखा गया है। ऐसे 5 साल का क्या होता है चुनाव होता है, इसलिए क्या होता है इसको इसमें क्या ऐसे रखा गया है ताकि देखो, अगर अगर जनता उस प्रतिनिधित्व से खुश नहीं है तो क्या उसको बदल सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। अब क्या था, इसी व्यवस्था का नाम है चुनाव। अब क्या मतलब, सिंपल सी बात आप ये देखो, अगर जनता को उसका प्रतिनिधि अच्छा लगता है तो उसकी सरकार बनी रहेगी। अगर वो जनता के हक में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, उसकी वो जो जो प्रत्याशी है तो प्रतिनिधि है तो क्या उसकी वो क्या सीट से उसे हटा दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं फिर तभी क्या होती है, 5 साल का हमने ऐसा अंतर रखा ताकि जो जनता है वो अपनी सरकार के अपना प्रतिनिधि चुन सके जो उनके लिए हक की बात करता है उनके लिए। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत जरूरी माना जाता है। क्या होता है, इसलिए जरूरी होता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब क्या होता है, जो चुनाव में जो मतदाता मतलब जो वोट देने वाले हैं, जैसे आप लोग कल लोग जाओगे तो ऐसे वो वोट देने वाले हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो कानून बनाने वाले चुनाव? वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, ये भी बात बिल्कुल राइट है। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अब देखो, जो सरकार के द्वारा कानून बनेंगे, अब उनका दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे हमने, ये देखो यहाँ पे आप इसमें देख पा रहे होंगे, देखो ये एक लड़की है ने, हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देशों के लिए शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों है और क्यों पड़ी। ठीक है, अब क्या कि हम क्या है कि क्यों हमको जरूरत पड़ती है इसकी लोकतंत्र चुनाव की। अब लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र चुनाव वहीं पे होगा जहां हम अपने अपने पसंद का प्रत्याशी या प्रतिनिधित्व रख सकते हैं, उसको हम अपनी तरफ से खड़ा करें और उसको वोट देकर जिता दें। हमें क्या फिर वहाँ पे स्वतंत्र होगी ना। अब हम देखें कि चुनाव को लोकतंत्र मानने का आधार क्या है। अब क्या है, इसको हम बोले कि जो लोकतंत्र है उसको क्या मानने का आधार क्या है कि चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। अब क्या होगा, चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, मतलब जहाँ लोकतांत्रिक हो, मतलब जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ तो चुनाव होना कन्फर्म है। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं।
चुनाव लोकतंत्र हुए, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं? हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे, जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ से के सबक को याद करें और एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। अब क्या हम उनके क्या करेंगे, हम इनकी अपनी जो शर्तें थी हमारे, हम उससे क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या है शर्त। इसकी पहली शर्त है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। अब क्या वो क्या है कि उसका तो वो जो भी एक समान नागरिक है, उसे मत देने का अधिकार हो और उसके जो मत देगा वो उसका एक है उस समान मोल हो। अब ये नहीं कि एक कोई एक अमीर आदमी है, उसका वोट का मोल अलग है और एक जो सामान्य व्यक्ति है उसका मोल वोट का मोल अलग है। सबका क्या था, देयर आर इक्वल्स। ये अमीर हो या गरीब हो, सबका वोट का इक्वल मतलब मोल एक ही होगा। ये पहले उसमें बात करिए। ठीक है। दूसरे में देखो हमने क्या बोला था कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। वो क्या कह रहा है कि अब वो क्या है, जिससे हमने पार्टी हो गई जो अब क्या उनकी आज़ादी के लिए मतलब क्या उसे चुनाव में उतरने की क्या एक तरह से उनको आज़ादी होगी। वो क्या कि जो भी अगर हम प्रत्याशी लेके आएंगे, हम चुनेंगे, वो क्या होगा, हमारी जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारे लिए एक ऐसे एक ऐसी चीज़ बनाएगा, जैसे हमारे एक गांव में ऐसी सुविधा ला के आएगा जो हमारे लिए अच्छी हो, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी हो। वही क्या है कि इसमें यहाँ पे दे रखा गया, हमें उसे अपने आज़ादी के लिए उतार सकते हैं, किसी चुनाव के लिए। अभी क्या है, तीसरा नंबर देखो यहाँ पे क्या है। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता मिलता रहे। नए चुनाव कुछ शर्तों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। वो है कि अगर जिसे सरकार वो जो लोग जिसे चाहेंगे उससे क्या वास्तविक चुनाव उसी का होगा। तो सोचो, अगर हम लोग हैं, हम क्या हम उसे तो लेके आएंगे सत्ता में जो हमारी बात सुनता हो। पांचवा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। मतलब क्या, मतलब जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र हो और कैसे निष्पक्ष हो, मतलब क्या उसमें किसी तरह का घोटाला ना हो, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। क्या हुआ, मतलब क्या, जिससे अब जो लोग हैं अपनी इच्छा से चुनाव कर सके, व्यक्ति का चुनाव कर सके, मतलब क्या कहते हैं इस तरह से उसे चुन सके। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुई चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या कि नहीं। वो क्या है कि अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो वो क्या है कि अगर हम इसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है कि नहीं, अब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है। कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदी अच्छी चीज़ है। वो क्या है कि देखो ये जो राजनीति होती है क्या ये अच्छी चीज़ है कि नहीं। ये देखा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की क्या करती है, बुराई करते हुए कहते हैं कि ये इसने इतना घोटाला किया और इसने ये नहीं किया, इसने ये गांव के अंदर कुछ भी सुधार नहीं करवाया और हम अपनी सरकार ले गए, क्या क्या करेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम इससे अच्छा काम करेंगे, इसने कुछ नहीं करा। हम क्या ऐसे कहते हैं, आपस में कहते हैं लड़ करते हैं, क्या कहते हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। क्या उनके बीच में क्या उनसे एक बीच में उनके एक तरह से कंपटीशन होता है, क्या बोलते हैं एक तरह से कंपटीशन होगा। अब देखो क्या हो, जो दो पार्टी अगर होगी तो क्या वो उससे बेस्ट बनेगा, वो उससे बेस्ट बनेगा। अब क्या वो दूसरा उसकी स्कीम निकालेगा जनता के लिए, और फिर क्या ये थोड़ा उसके लिए अलग से क्या बोलेंगे, अलग से क्या वो एक स्कीम लेके आएगा। जैसे देखा अभी यहाँ पे सोनिया गांधी ने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो सिलेंडर्स है वो 500 से नीचे आ जाएगा और पेट्रोल के दाम है वो भी कम हो जाएंगे। मतलब क्या ये लोगों के लिए फ़ायदा है ना।
अब लोग सोचें कि ये हमारे लिए अच्छा काम करे तो फिर क्या होगा, लोग इनको वोट देंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में इस स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं नहीं रहे तो चुनावी बेईमानी हो हो जाएंगे। वो क्या है कि अगर ये चीज़ ना रहे तो क्या होगा, फिर ये बेईमानी चुनाव हो जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर गांव में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। ये होता है, जैसे देखा आप लोग अभी अच्छे से समझ पाते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा कि ये हमने कहा कि ये एसपी का है, ये बीएसपी का है, ये यहाँ पर ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो उसके लिए वोट मांग रहा है और वो इसी के लिए वोट मांग रहा है। अब क्या करते हैं फिर ये बस्ती के अंदर क्या होता है, आपस में लड़ाई कर लेते हैं। क्या कहते हैं, हमारी पार्टी जीतेगी, वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी। तो क्या होता है, आपस में क्या करते हैं, ये लड़ाई करके फिर क्या होगा आपस में, इधर से क्या होगा, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और जो कि अच्छी बात नहीं है। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या हुआ, देखो दो देखा अभी आप देख पा रहे होगे। अब वो क्या सोचता है कि मैं जो चुनाव जीत जाऊँ, क्या वो अलग अलग हथकंडे लेके आएंगे, क्या अलग अलग बोलने से स्कीम लेके आएंगे ताकि जो लोगों के लिए अच्छी हो। और फिर क्या वो सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक, क्या हो, दीर्घकालिक राजनीति को अपन पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। और कहते देखो, अगर अच्छे लोग इस सत्ता में या इस चुनाव में या सरकार में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, देश का विकास रुक जाएगा, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब फिर कहते हैं अगर ये अच्छे लोग नहीं आते, फिर कहते हैं जो फिर बेईमान लोग होते हैं वही सत्ता में आते हैं, और फिर कहते हैं अपने ढंग से उससे देश को चलाते हैं। उन्हीं उन्हें इसी मुश्किल और बढ़ेगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। वो क्या बोलते हैं कि भाई हम क्यों वो करें, इतना लड़ाई ज़्यादा क्यों करें, क्या हम इसमें वापस क्यों आए सत्ता के अंदर, जैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वो कहते हैं अगर अच्छे लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर अच्छा भी सुविधा होगी। हमारे संविधान निर्माता इस समस्या के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबला का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है। अब क्या होता है, जिससे लोग होते हैं कि उन जो नेता होते हैं उन्हें पता होता है कि लोगों का हित किस चीज़ में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को देश अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। क्या हुआ, चिंता सोचा, अब देखो जैसे कोई जीत गया फिर आप सोचा है कि चाहे मैं नेक्स्ट मतलब 5 साल के बाद मैं ना हूँ, तो क्या बोलते हैं वो अपने कैरियर के बारे में सोचेगा। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। या आपने देखा होगा कि देखो जैसे कोई जीत जाए फिर क्या सोचेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिले और मैं लोगों के लिए अच्छा से अच्छा काम करूँ ताकि मैं दोबारा से सत्ता में आ सकूँ। कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को जोड़ना या फिर छोड़ना जोखिम का काम। ये भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें ये मालूम न हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में विचार हो उन लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। बोलते हैं कि सर हम देखें हमने इसको वोट दिया और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बोलते हैं कि इस बार जो सरकार है वो बेकार आ गई, ऐसे ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों
की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड दिया जाए। बोले कि मतलब क्या है, अगर हम जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो जनता के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? अब क्या क्वेश्चन आया कि कौन करता है पुरस्कार और दंड का? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। अब क्या देखो, अगर अच्छा होगा तो लोग वाह वाह करें, अगर काम अच्छा नहीं करें तो क्या लोग फिर उसको दंड देंगे। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अलग चुनाव में उनकी जीत संभावना है। वो क्या है कि अगर हम जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, अगर हम वो मुद्दे उठाएंगे तो हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर हम लोगों के हक के जो मुद्दे हैं उनको अगर नहीं उठाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो संभावना है जो जीतने की वो बिल्कुल घट जाएगी। यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। वह कि अगर देखो हमने सरकार बनाई, अगर जो देखो अभी कल विधानसभा के जो वोट दिए जाएंगे, अगर हमने किसी को जिता दिया है, ठीक है, और अगर फिर क्या होता है वो 5 साल तक हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करता है, फिर क्या होगा, उसकी जीतने की संभावना क्या हो जाएगी, 100% नहीं होगी। क्या भाई वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसने क्या जनता के लिए अच्छा काम नहीं किया, जनता के हित में काम नहीं किया। यही इसका मतलब है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उस मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। बाकी अगर देखो कोई वैसे आ गया पार्टी में तो क्या हुआ, फिर भी उसे क्या हुआ, जनता की क्या करनी पड़ेगी, उसको सेवा करनी पड़ेगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। देखो सोचेगा तो क्या, भले वो अपना थोड़ा बेनिफिट सोचता है दुकानदार, फिर क्या तब भी अगर उसको अपने कस्टमर बना के रखने हैं तो क्या उसे कुछ अच्छा काम कुछ अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी ताकि जो कस्टमर्स हैं वो रेगुलर उसके पास आते रहे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान पर देखेगा, क्या वो दूसरी दुकान पर चले जाएगा। अगर हमको अच्छा सामान मिल रहा है और थोड़ा सस्ता नहीं मिल रहा है, हम क्या बोलेंगे, हम क्या कि ये दुकान ये थोड़ा ही है, काफ़ी दुकानें हैं, हम उसके पास जाएंगे। कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मन मुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास वोट है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखा आप इसमें देख पा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, यह प्रोमिस है। देखो यहाँ पे ये डॉग है, कैसा, ये वोटर है। ठीक है, कि यहाँ देखो कि ये दिए गए दोनों कार्टूनों को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देता है, इससे अपने शब्दों में लिखिए, अपनी कक्षा में चर्चा करें और कि इनमें से कौन सा कार्टून आपके अपने इलाके की असलियत के करीब है। मतदाता और उम्मीदवार के संबंध पर चुनाव का असर बताने वाले एक कार्टून खुद बनाएं। अब क्या ऐसे आप सोच सकते हो, जितना आप सोचोगे न किस चीज़ के बारे में, आप उतना ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, मतलब चुनावी प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। जैसे देखा कि अभी हमारे पास विधानसभा के हमारे क्या चुनाव है ना, जिसके कल हम वोट देने जाएंगे, वो क्या 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमने 5 साल के बाद हमने किसी चुना है, फिर 5 साल का क्या होगा, उनके जो उनका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इससे आम चुनाव कहते हैं। अब क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट करना है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट करना है कि चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आम चुनाव। ठीक है, ये थोड़ी सी आप जो उसकी वो होती है परिभाषा, ये आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए। फिर देखो यहाँ पे कि फिर सभी
चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या उससे अंतराल में अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम चुनाव बोलते हैं। फिर कई कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। अब क्या बोलते हैं कि कभी ये देखा आपने, एक बार एक चुनाव में केवल एक ही क्षेत्र में केवल चुनाव हो रहे हैं, जो जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली हुआ होता है, उसे उपचुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में, एक ही एरिया के अंदर जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से, इस्तीफा दिया हमने कि खाली हुआ होता है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। हम क्या मतलब, हम इससे आम चुनाव पर ही बात करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि चुनाव क्षेत्र क्या है। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, दो मैप हमको नीचे दिखाए गए हैं। ये देखो आप, जैसे मैप दिखाया हुआ है, देखो गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र, देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है 43 गुलबर्गा ग्रामीण एससी, 44 गुलबर्गा दक्षिण, देखो 45 गुलबर्गा उत्तर, ये देखो 34 अफजलपुरा, 35 जेवरगी, 40 चित्तापुरा एससी, 41 सेडम और 39 गुरमीत कल। यहाँ पे देखा कि आप इसको हम देख पा रहे हैं, ये मैप है हमारे पास। दूसरा मैप देखो यहाँ पे, ये गुलबर्गा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी एक मैप है। देखो ये क्या है कि गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और गुलबर्गा कलाबुर्गी बुर्गी जिले की सीमा पर अंतर क्यों है। आपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र का ऐसा ही नक्शा बनाए। गुल गुलबर्गा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में विधानसभा के कितने क्षेत्र हैं? क्या आपके इस लोकसभा क्षेत्र में भी विधानसभा की इतनी ही सीटें हैं? विचार करें, सोचें इसके बारे में कि ऐसा ही है, होगा कि ऐसा नहीं नहीं होगा कि हम क्षेत्र की विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अपने क्षेत्र में बांट लिया गया है। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? इतने बांटा है, कितने? 543 में, ठीक है। और इसका अगला पार्ट हम अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।